Hello, students. So, today we are going to do something different from the poems, and that is your Merchant of Venice. Today, I have decided to do your Merchant of Venice. And since it is the first class for Merchant of Venice, first of all, I'll explain you about this play, what this play is all about, and everything related to that. Actually, this play has been written by Shakespeare. It is a very, very beautiful play. It conveys a lot of messages and beautiful messages. You will get to learn a lot from this. एक्चुअली यहाँ पर सबसे पहले हमें समझना चाहिए इस टर्म को, इस टॉपिक को, इस टाइटल को, जो बुक का नाम है मर्चेंट ऑफ वेनिस, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो ये द वर्ड जब भी आता है, द आर्टिकल जब भी आता है, तो ये किसी पर्टिकुलर इंसान या चीज़ के बारे में बात करता है। क्योंकि यहाँ पर द आया है, इसका मतलब द किसी पर्टिकुलर इंसान को रेफर कर रहा है। द मर्चेंट ऑफ वेनिस का मतलब है वो मर्चेंट ऑफ वेनिस, वो दैट पर्टिकुलर मर्चेंट ऑफ वेनिस। और यहाँ पर द मर्चेंट ऑफ वेनिस एक्चुअली रेफर कर रहा है एंटोनियो को। एंटोनियो इज़ दैट मर्चेंट ऑफ वेनिस, जिसके ऊपर ये पूरी एक हिसाब से बुक लिखी गई है, जो कि प्रोटैगनिस्ट है प्ले के अंदर, हीरो है प्ले का, who is a lead character in the play, and the entire play is going to revolve around him as a character. So the themes that will come out of this play are as follows. सबसे पहली बात तो ये जो मर्चेंट ऑफ वेनिस है, क्योंकि ये एंटोनियो को कहा जा रहा है दैट मर्चेंट ऑफ वेनिस, दैट मीन्स एंटोनियो जो कि वेनिस में रहता था, जो कि वेनिस का बहुत बड़ा मर्चेंट था। मर्चेंट का मतलब होता है ट्रेडर, बिजनेसमैन। So he was a businessman, he was a trader in that Venice, and he was quite well known for that. He was a reputed personality in Venice, and he was quite well off as well. That means he was quite a rich man. So अब ये जो एंटोनियो है, एंटोनियो का इस प्ले के अंदर एक बहुत अच्छा दोस्त है जिसका नाम है बेसानियो, his bestie, his best friend, without whom he could not live, he could not survive, and on whom his entire life actually depended. And this will turn out to be, as an evidence as well in this play by the end of the play. आप देखोगे कि कैसे इस प्ले के अंदर आपको दिखाया गया है कि फ्रेंडशिप की थीम को एक बहुत प्रोमिनेंट थीम लिया गया है यहाँ पर। आपने ऐसी मिसाल देने लायक दोस्ती, ऐसी उदाहरण देने लायक दोस्ती, एग्जेम्पलरी फ्रेंडशिप इससे पहले कभी नहीं देखी होगी। Here in this play you will get to witness an exemplary friendship, and that exemplary friendship is there between Antonio and Bassanio. Right, wherein Antonio can do anything for Bassanio, and Bassanio also loves him a lot. तो एक तो ये हो गया मर्चेंट ऑफ वेनिस के बारे में कि ये जो मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये जो टाइटल है मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये फर्स्ट ऑफ ऑल किस इंसान को कहा जा रहा है, कौन है प्ले का हीरो, प्ले का प्रोटैगनिस्ट, वो है आपका एंटोनियो। एंटोनियो को कहा जा रहा है, और एंटोनियो का जो बेस्ट फ्रेंड है वो है बेसानियो। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं जो पूरा प्ले है, it will be talking about more prominently about Antonio and about Bassanio. That means the plot of the play is going to revolve around these two characters more prominently. So ये चीज़ हो गई। तो इसके अलावा अदर भी कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि शाइलॉक है, जैसे कि यू कैन से कि आपके ग्राशिनो है, एंड सैलरिनो है, सेलेनियो है। अब हमें इसमें कैटेगराइज करना होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट वेरी वेरी वेल। देखो, इस प्ले को अक्सर प्रिज्यूडिस कहा जाता है। अब प्रिज्यूडिस क्यों कहा जाता है, या प्रिज्यूडिस का मतलब क्या होता है, दैट इज़ व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल। असल में देखिए, सपोज करो कि आई एम टेकिंग अ क्लास, और मेरी क्लास में एक लड़का एंटर करता है। ही इज़ अ न्यू स्टूडेंट, ही हैज़ जस्ट नाउ टेकन एडमिशन, एंड ही हैज़ जस्ट नाउ एंटर्ड द क्लास टू। सो एज सून एज ही एंटर्स, तो हमने उसको देखा और हमने उससे कहा कि तुम्हारी शक्ल देख के लग रहा है कि तुम मेरी क्लास में बैठने के लायक नहीं हो। एंड दिस इज़ प्रिजुडिस, बिकॉज कैन आई एक्चुअली प्रिडिक्ट, कैन आई एक्चुअली से दिस जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द फेस ऑफ समबडी, कि तुम्हारी शक्ल देख के लग रहा है तुम मेरी क्लास में बैठने के लायक नहीं हो, तुम्हारा कॉम्प्लेक्शन देख के लग रहा है कि तुम पास नहीं हो सकते, तुम्हारा जेंडर देख के लग रहा है कि तुम ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते।
तुम्हारा धर्म देख के लग रहा है कि तुम एकदम नाकारा इंसान हो, दिस इज़ वॉट वी कैन नॉट से। क्योंकि किसी को उसके कलर, उसके ब्यूटी, उसके फेस, उसके धर्म, उसके जेंडर के बेसिस पर जज करना प्रेजुडिस है, राइट। और ये इस प्ले को प्रेजुडिस इसलिए कहा जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं आप इसके अंदर देखेंगे तो शेक्सपियर हैज़ डन दिस प्रेजुडिस बाय मेकिंग ऑल द क्रिश्चियन कैरेक्टर्स वेरी वर्चुअस। बहुत अच्छे इंसान बनाया है सारे क्रिश्चियन कैरेक्टर्स को, और जो ज्यूइश कैरेक्टर्स हैं, ज्यूइश मेनली एक कैरेक्टर जो कि मेन विलन है प्ले के अंदर, उसको बहुत ही ऑब्नॉक्शियस या बहुत ही विलानियस कैरेक्टर दिखाया है। देखो, प्ले इज़ जस्ट लाइक अ मूवी यू कैन से, बट इट इज़ अ थिएटर बेस्ड थिंग और मूवी इज़ अ सिनेमा बेस्ड थिंग। सो अगर हम यहाँ पर प्ले की बात करें, थिएटर बेस्ड थिंग की, तो प्ले के अंदर भी एक प्रोटैगनिस्ट होता है, एक एंटैगनिस्ट होता है, दैट मीन्स एक हीरो होता है, मेन हीरो, एक विलन होता है, फिर मेन हीरो के साइड वाले होते हैं, मेन विलन के साइड वाले होते हैं, and that's how the plot of the play comes into existence, and it goes on and then ultimately it reaches its climax. So we need to understand here in this play कि शेक्सपियर ने क्या किया, कि शेक्सपियर ने सारे क्रिश्चियन कैरेक्टर्स को प्ले के अंदर बहुत वर्चुअस दिखाया, बहुत अच्छा दिखाया, और सारे जो ज्यूइश कैरेक्टर्स थे उनको विलन बना दिया, उनको विलानियस शो किया। That's why often this play is termed as prejudice. Okay, now let us understand कि क्या क्या मेन कैरेक्टर्स हैं इस प्ले के अंदर और क्या प्लॉट है इसका। So, देखो, मेन कैरेक्टर्स की बात करें तो सबसे पहले तो आपके लिए आसान हो गया इसको डिवाइड करना इस तरह से। क्रिश्चियन कैरेक्टर्स आते हैं, ज्यूइश कैरेक्टर्स आते हैं। क्रिश्चियन कैरेक्टर्स आर ऑल गुड कैरेक्टर्स। जब भी हम किसी मूवी या किसी प्ले को कैटेगराइज देखते हैं तो उसमें पहले हम ये देखते हैं कि कौन कौन अच्छे हीरो के साइड वाले कैरेक्टर्स हैं और कौन कौन विलन के साइड वाले कैरेक्टर्स हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी मूवी और इन एनी प्ले, राइट। सो हियर जितने भी क्रिश्चियन कैरेक्टर्स आपको मिले, आप इजीली समझ जाना कि इनकी कैटेगरी अच्छे इंसानों में आती है। ये हीरोइक कैरेक्टर्स हैं, हीरो के साइड वाले हैं, ये एंटोनियो के साइड वाले हैं। और जितने भी ज्यूइश कैरेक्टर्स आपको मिले, आप समझ जाना कि ये सारे के सारे कैरेक्टर्स जो है विलन के साइड वाले हैं, शाइलॉक के साइड वाले हैं। शाइलॉक इज़ द मेन एंटागनिस्ट और विलन इन द प्ले। शाइलॉक इज़ ज्यू एंड शाइलॉक इज़ द मेन विलन इन द प्ले। बट देयर इज़ एन एक्सेप्शन। नाउ लेट मी टेल यू कि शाइलॉक की बेटी है, उसका नाम है जेसिका, और शाइलॉक की बेटी, जाहिर सी बात है शाइलॉक की बेटी है, इसका मतलब वो भी ज्यू है, लेकिन वो इकलौती ज्यू कैरेक्टर है प्ले के अंदर जिसको विलानियस कैरेक्टर नहीं कहा जा सकता, जो हीरोइक कैरेक्टर के कैटेगरी में आती है। उसकी वजह ये है कि लेटर ऑन इन द प्ले शी विल मैरी अ क्रिश्चियन मैन एंड शी विल टर्न इनटू क्रिश्चियनिटी। तो वो बाद में क्रिश्चियन बन जाएगी, वो अपने धर्म को चेंज कर लेगी, वो क्रिश्चियन के साथ शादी कर लेगी भागकर, और इसीलिए उसको यहाँ पर वर्चुअस कैरेक्टर शुरू से ही दिखाया जाएगा। तो जेसिका जो है, जेसिका इज़ द ओनली कैरेक्टर इन द एंटायर प्ले हु इज़ अ ज्यू बट शी इज़ नॉट अ विलन एंड शी इज़ अ वर्चुअस कैरेक्टर। हाउएवर अगर हम बात करें शाइलॉक की, तो शाइलॉक इज़ अ ज्यू और वो मेन विलन है, देन उसके कुछ साथी हैं और वो सब विलानियस कैरेक्टर्स हैं, लेकिन मेन विलन का रोल विल बी प्लेड बाय शाइलॉक और मेन हीरो का रोल विल बी प्लेड बाय एंटोनियो। लेकिन एंटोनियो के बहुत सारे दोस्त भी हैं, जैसे कि बेसानियो तो बेस्ट फ्रेंड है, उसके अलावा सैलेरिनो है, सैलेनियो है, ग्राशिनो है, और ये सब क्रिश्चियन कैरेक्टर्स हैं और ये सब वर्चुअस हैं, अच्छे कैरेक्टर्स हैं, राइट। दिस मच इज क्लियर। तो पहले आपने कैरेक्टर्स का एक जो है वो शीट बना लिया, यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल कौन कौन कैरेक्टर्स है इसमें। मर्चेंट ऑफ वेनिस किसको कहा जा रहा है, एंटोनियो कौन है, बेसानियो कौन है, ये हीरो है, ये हीरो के साइड वाले कैरेक्टर्स हैं, और मेन विलन कौन है, शाइलॉक है, राइट। और शाइलॉक की बेटी जेसिका ज्यू तो है बट वो विलन नहीं है, राइट। अब हम बढ़ते हैं आगे इस प्ले के प्लॉट में। सो आप देखोगे इस प्ले के अंदर ऐसा होता है कि एंटोनियो और शाइलॉक के बीच में कभी भी बिल्कुल भी नहीं पड़ती। दे आर ऑलवेज अगेंस्ट ईच अदर, दे डू नॉट लाइक ईच अदर एट ऑल। एंड उसकी दो बहुत बड़े रीजंस हैं। एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वो दोनों सेम बिजनेस में हैं, सेम काम कर रहे हैं, सेम जगह पर सेम बिजनेस कर रहे हैं, दैट्स वाई दे आर कॉम्पिटिटर्स एज वेल।
एंड उससे भी बड़ा रीज़न जो कि इस प्ले के अंदर आपको दिखाया गया है, जिसकी वजह से शाइलॉक पसंद नहीं करता एंटोनियो को एंड एंटोनियो भी पसंद नहीं करता है शाइलॉक को, वो ये रीज़न है कि इन दोनों के धर्म एकदम अलग हैं और कहीं ना कहीं हिस्टोरिकल आप इस हिस्ट्री में जाके देखेंगे तो देयर वाज ऑलवेज अ काइंड ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ज्यूज एंड क्रिश्चियंस। तो यहाँ पर उस टाइम के एरा की बात हो रही है, तो यहाँ पर उसी चीज़ को रिफ्लेक्ट किया गया है कि एंटोनियो बीइंग अ क्रिश्चियन ही डज नॉट लाइक ज्यूज एट ऑल एंड उसको शाइलॉक बिल्कुल नहीं पसंद है। शाइलॉक बीइंग अ ज्यू इज़ नॉट लाइक्ड बाय एंटोनियो। और सेम बात जो है वो शाइलॉक के साथ है कि शाइलॉक डज नॉट लाइक एंटोनियो बिकॉज एंटोनियो इज़ अ क्रिश्चियन। सो यर because these two belong to two different religions, they do not like each other, and secondly they are in the same business at the same place, they do not like each other and they have become competitors in this way. Now we will get to see कि ये जो बिजनेस ये लोग कर रहे हैं दे आर मनी लेंडर्स, राइट। एंटोनियो इज ऑल्सो अ मनी लेंडर एंड शाइलॉक इज ऑल्सो अ मनी लेंडर। अब जब दोनों मनी लेंडर्स हैं, जाहिर सी बात है उनको चाहिए मैक्सिमम लोग जो उनके पास आए मनी को लेने के लिए, बोरो करने के लिए। लेकिन इस बिजनेस के अंदर वेनिस में शाइलॉक इज़ नॉट अ वेनिशियन, लेट मी टेल यू फर्स्ट ऑफ ऑल। एंटोनियो वेनिस का ही बंदा है, वेनिस की ही उसकी बर्थ प्लेस है, लेकिन शाइलॉक जो है वो वेनिस का नहीं है। वो वेनिस में आकर के बिजनेस कर रहा है लेकिन वो वेनिस से बिलोंग नहीं करता। दैट मीन्स शाइलॉक इज़ अ फॉरेनर इन वेनिस, ही इज़ स्टेइंग हियर जस्ट फॉर द सेक ऑफ हिज बिजनेस, बट his business is also getting affected। किसकी वजह से अफेक्ट हो रहा है? ड्यू टू एंटोनियो, क्योंकि एंटोनियो एक क्रिश्चियन है और वो बहुत ही अच्छा इंसान है, तो उसका दिल बहुत अच्छा है एंड ही इज़ ऑलवेज विलिंग टू हेल्प पीपल। और वो जब भी लोगों को पैसे देता है तो वो इंटरेस्ट पे नहीं देता, इंटरेस्ट चार्ज नहीं करता। तो जाहिर है जो एक मैक्सिमम लोगों की जो मैक्सिमम लोग हैं वो किसके पास जाएंगे? एंटोनियो के पास। And they will not prefer going to Shylock. Only the left ones or the ones who do not have any other option or they cannot anyhow get money from anywhere else, तो वो जाते हैं शाइलॉक के पास। तो एंटोनियो की वजह से शाइलॉक का नुकसान हो रहा है एंड शाइलॉक इज सच अ ग्रेट बिजनेसमैन, ग्रेट इन द सेंस कि वो मैक्सिमम लोगों की सिचुएशंस को देखकर फ़ायदा उठाते हुए जितना ज़्यादा हो सकता है इंटरेस्ट चार्ज करता है, बिकॉज ही इज़ अ मनी माइंडेड पर्सन एंड हिज सोल पर्पज इज़ टू मेक मनी एज मच एज पॉसिबल, which is completely contrary to the temperament of Antonio. And that's how also you can come on to this conclusion that these two are completely different personalities and they do not like each other as persons. Okay, so एंटोनियो और शाइलॉक के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है दैट हैज़ बीन वेरी वेल रिफ्लेक्टेड इन द प्ले, दैट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड रादर थ्रू देयर कॉन्वर्जेशंस एंड एवरीथिंग इन द प्ले। यू विल गेट टू अंडरस्टैंड इट क्वाइट वेल कि ये दोनों बहुत ही अलग अलग लोग हैं, दोनों की पर्सनालिटीज़ अलग है, सोच अलग है और दोनों के रिलीजन्स अलग हैं और दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते। हाउएवर उनके बिजनेस सेम है, प्लेस सेम है और इसलिए वो कॉम्पिटिटर्स बन गए हैं और कॉम्पिटिटर्स बनने के बाद तो और भी ज़्यादा ग्रजेस उनके दिल में आ जाते हैं, जिसमें पोर्ट्रे ये किया गया है कि एंटोनियो उतना ख़ास नहीं इरिटेट होता या नहीं चिढ़ता, नहीं डिसलाइक करता शाइलॉक को एज अ पर्सन जितना शाइलॉक एंटोनियो को करता है। दैट मीन्स एंटोनियो भी नापसंद करता है शाइलॉक को, लेकिन वो उसको किसी तरह से नुकसान पहुंचाने की कोई कोशिश नहीं करता, क्योंकि एंटोनियो हैज़ बीन पोर्ट्रेड एज अ गुड कैरेक्टर, एज अ हीरो। तो जाहिर है हीरो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। और क्योंकि शाइलॉक हैज़ बीन पोर्ट्रेड एज अ विलानियस कैरेक्टर, तो शाइलॉक ट्राइज ऑल द पॉसिबल वेज टू हार्म एंटोनियो, राइट। ये एक इम्पोर्टेंट प्लॉट आप प्लॉट के अंदर देखोगे कि ये एक इम्पोर्टेंट जो है थिंग्स हैं जो चल रही हैं पूरे प्ले के अंदर, एंटोनियो और शाइलॉक का कॉन्फ्लिक्ट, राइट। अब शाइलॉक को बस मौका चाहिए कि कोई ऐसा उसको मौका मिल जाए जहाँ पर वो दिखा सके एंटोनियो को कि ही हैज़ मोर पोटेंशियल, ही इज़ मोर पावरफुल, ही इज़ मोर रिसोर्सफुल दैन एंटोनियो एंड ही इज़ जस्ट लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू टेक रिवेंज। मतलब वो विंडिक्टिव कैरेक्टर है। विंडिक्टिव वो इंसान होता है जिसके अंदर बदला लेने की भावना हो। तो शाइलॉक इज़ विंडिक्टिव हियर। अगर शाइलॉक का कैरेक्टर आए तो इस वर्ड को ज़रूर लिखना,
vindictive, because Shylock has got this feeling of taking revenge from Antonio, and he is simply looking for an opportunity कि बस एक मौका मिले और दिल भर के जैसे कहते हैं कि सारा सारा ग्रजेस जो है उसको निकालना है, सारा बदला लेना है, सारी पुरानी बातें, गड़े मुर्दे भी उसको उखाड़ उखाड़ के बदले लेने हैं, राइट. सो ही इज सिंपली लुकिंग फॉर दैट अपॉर्चुनिटी सो एज टू फीड हिज फैट ग्रजेस. तो उसका वो मौका ढूंढ रहा है, और फिर आप देखोगे कि प्ले में उसको एक मौका ऐसा मिल भी जाएगा, और जब मौका मिल जाएगा तब फिर तो ही इज़ नॉट गोइंग टू लेट द अपॉर्चुनिटी गो ऑफ हिज हैंड. और फिर कैसे वो उस मौके का फ़ायदा उठाना चाहेगा. तो ये पूरा प्लॉट विल गो लाइक दिस. अब देखो मौका क्या होता है. मौका ये होता है कि बेसानियो जो है वो बहुत ज़्यादा रिच इंसान नहीं है, लेकिन बेसानियो को प्यार हो जाता है एक प्रिंसेस से जो कि पोर्शिया जिसका नाम है, जो बेलमेंट जगह का नाम है, उस जगह की वो प्रिंसेस है. शी इज़ एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल, एक्सट्रीमली वर्चुअस, शी हैज़ बीन पोर्ट्रेड एज अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल लेडी. आप जानते हैं कि शेक्सपियर बहुत ही खूबसूरत तरीके से खूबसूरती को पोर्ट्रे करते थे, तो उन्होंने उसी तरह से बहुत ही अच्छे तरीके से उसको पोर्ट्रे किया है, उसकी ब्यूटी को, फिजिकल, इनर एज वेल एज आउटर, एवरीथिंग. सो इसमें जो कैरेक्टर है पोर्शिया का बहुत ही अच्छा है, और पोर्शिया से प्यार हो जाता है बेसानियो को. और बेसानियो बहुत रिच इंसान नहीं है, अब उसको चाहिए फाइनेंशियल असिस्टेंस, फाइनेंशियल हेल्प, जो जाहिर है वो मांगेगा किससे, एंटोनियो से. लेकिन प्लॉट में कुछ ऐसा हो चुका होता है कि एंटोनियो अपने सारे जो उसके पास शिप्स हैं एंड ऑल, वो सब रिस्क पे होती हैं, वो सब ऑलरेडी रिस्क पर है, पानी में है. He has no money. His entire business is at stake actually, and he is not sure whether his ships will be back or not. And then all of a sudden he comes to know that his ships have been destructed. तो वो तो खैर बाद में होगा, बट फिलहाल ये होता है कि उसकी सारी शिप्स जो हैं वो कहीं ना कहीं फंसी हुई हैं, स्टक है, वो सब उसने बिजनेस में लगा रखी है और वो सब रिस्क पर है. सो बिकॉज दे आर एट रिस्क, तो उसके पास इनफ अमाउंट नहीं होता जो कि बेसानियो को चाहिए होता है. तो बेसानियो को अब कोई और सोर्स ढूंढना पड़ेगा. इवन एंटोनियो विल हैव टू हेल्प बेसानियो दूसरा सोर्स ढूंढने में, और वो दूसरा सोर्स होता है शाइलॉक, क्योंकि वेनिस में सबसे अमीर अगर एंटोनियो के बाद कोई है तो एंटोनियो है और फिर शाइलॉक है. तो शाइलॉक इज़ अप्रोच्ड बाय देम, और वो जाते हैं शाइलॉक से हेल्प मांगते हैं, एंड शाइलॉक हेल्प कर देता है. वो पैसे तो दे देता है, लेकिन वो एक ऐसा बॉन्ड साइन करवाता है जिस बॉन्ड में ये लिखा होता है कि अगर पैसे वापस नहीं कर पाया एंटोनियो गारंटर बनता है, तो अगर एंटोनियो पैसे वापस नहीं कर पाया तो एंटोनियो की बॉडी से 1 पाउंड ऑफ फ्लैश फॉरफीट करेगा, जब्त करेगा कौन, शाइलॉक बॉन्ड इस तरह का साइन करवाता है. और वो ये धोखा देता है कि ये जो बॉन्ड है ये फनीली वी आर जस्ट डूइंग इट फॉर फन, इट्स नॉट अ सीरियस बॉन्ड, ये कह के वो इस तरह का बॉन्ड साइन करवा लेता है. ऑल्दो लेटर ऑन वो उसको कोर्ट में स्यू करता है बहुत ही सीरियस नोट पे, जब एंटोनियो पैसे नहीं दे पाता, क्योंकि एज आई टोल्ड यू कि लेटर ऑन ये होता है कि एंटोनियो की शिप्स जो कि पानी में थी, स्टेक पे थी, रिस्क पे थी, उसको ये पता चलता है दैट द शिप्स हैव एक्चुअली got sunk and they all are damaged and destructed and they couldn't reach their destinations. तो वो बहुत एकदम डिसहार्टन हो जाता है, उसके पास इनफ पैसे नहीं होते कि वो टाइमली शाइलॉक को लौटा पाए जो टाइम डिसाइड हुआ था, ड्यू डेट जो थी. और फिर क्योंकि वो ड्यू डेट पे नहीं लौटा पाता, तो फिर उसका रिजल्ट ये होता है कि शाइलॉक कहता है गेट रेडी टू पे इट ऑफ एज पर द बॉन्ड, और बॉन्ड के हिसाब से तो शाइलॉक इज गोन टेक अ पाउंड ऑफ फ्लैश फ्रॉम द बॉडी ऑफ एंटोनियो. और फिर इससे अच्छा मौका कहाँ मिलेगा बदला लेने का एंटोनियो से, उसकी बॉडी का फ्लैश उसको चाहिए होता है, और वो किसी भी कीमत पे पैसे लेने पे फिर बाद में राज़ी नहीं होता. ऑल्दो ड्यू डेट पे तो एंटोनियो दे नहीं पाया, लेकिन उसके बाद एंटोनियो इज़ एबल टू पे, लेकिन फिर शाइलॉक पैसे लेने से मना कर देता है, और वो ये कहता है कि उसको पैसे नहीं चाहिए, अब उसको चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ एंटोनियो की बॉडी से 1 पाउंड ऑफ फ्लैश चाहिए, और वो उसकी बॉडी से कहीं से भी निकाल सकता है. ये मतलब वॉज देयर इन द बॉन्ड.
तो इसका मतलब ये है कि शाइलॉक हैज़ द अपॉर्चुनिटी कि वो उसके ज़ाहिर सी बात है ही कैन सिंपली टेक इट आउट फ्रॉम एनीवेयर इन हिज बॉडी. इसका मतलब ही कैन डू इट इवन नियर हिज बॉसम एंड दैट्स हाउ ही कैन सिंपली किल हिम इन जस्ट वन गो. एक बार में उसकी जान ले सकता है वो, और वो इस अपॉर्चुनिटी को किसी भी हालत में गंवाना नहीं चाहता. तो that's how Shakespeare has portrayed Shylock as such a great villain कि वो अपनी जेलसी और अपने खुदगर्जी के लिए और अपनी नफ़रत के लिए किसी इंसान को मारने के लिए भी तैयार हो जाता है किसी भी हद तक, राइट. और फिर क्योंकि बेसानियो ने ये सब कुछ पोर्शिया के लिए किया था, तो पोर्शिया आ जाती है कोर्ट ऑफ लॉ में एंटोनियो की जान बचाने के लिए, एंड शी कम्स इन द डिस्गाइज ऑफ अ लॉयर. She comes to help Antonio, she comes to save Antonio from Shylock. तो she comes as a lawyer, और उसके साथ उसकी मेड आती है नेरिसा, जो कि उनकी क्लर्क बन करके आती है कोर्ट ऑफ लॉ में. पोर्शिया कुछ पैसे लेकर के भी आई है जो वो एंटोनियो की तरफ से शाइलॉक को ऑफर करती है, बट शाइलॉक पैसे लेने से मना कर देता है. एंड ही सेज कि वो पैसे नहीं लेगा, उसको चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ उसका बॉन्ड चाहिए. तब पोर्शिया कहती है ठीक है, अगर तुम्हें सिर्फ तुम्हारा बॉन्ड चाहिए तो डोंट वरी, तुम्हें तुम्हारा बॉन्ड मिलेगा. और फिर वो बहुत ही स्मार्टली कुछ टेक्निकल पॉइंट्स निकालती है उस बॉन्ड के अंदर, और वो कहती है ठीक है, अगर तुम्हें बॉन्ड चाहिए तो तुम बॉन्ड ले लो, लेकिन क्योंकि ऐसा इस बॉन्ड में मेंशन नहीं है, इसलिए तुम एंटोनियो की बॉडी से एक बूंद खून भी नहीं बहा सकते, एक ड्रॉप ऑफ ब्लड भी तुम नहीं शेड कर सकते. एंड विदाउट शेडिंग अ सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी ऑफ एंटोनियो, अगर तुम उसका 1 पाउंड ऑफ फ्लैश ले सकते हो तो तुम ले लो, जो कि पॉसिबल नहीं है. और इसलिए अब ये बॉन्ड जो है वो कहीं ना कहीं उसकी वैलिडेशन ख़त्म हो रही है. और दूसरा एक और वो पॉइंट निकालती है, वो कहती है और इस बॉन्ड में मेंशन है कि तुम एंटोनियो की बॉडी से 1 पाउंड ऑफ फ्लैश ले सकते हो, तो ठीक है तुम 1 पाउंड ऑफ फ्लैश ले लो, लेकिन ना तो 1 पाउंड ऑफ फ्लैश से ज़रा सा भी ज़्यादा और ना ही ज़रा सा भी कम, एग्जैक्टली 1 पाउंड ऑफ फ्लैश ही तुम्हें कट करना है एंटोनियो की बॉडी से. अगेन दिस इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये मेजरमेंट तो बाद में ही किया जा सकता है, कट करने के बाद, कट करने से पहले तो मेजर किया नहीं जा सकता. तो वो कैसे मेजर करेगा? और जाहिर सी बात है, अगर वो मेजर नहीं कर सकता कट करने से पहले, वो पहले कट करेगा, तो इस बात की पूरी प्रोबेबिलिटी है कि वो 1 पाउंड ऑफ फ्लैश से ज़्यादा या कम हो सकता है, ऑब्वियसली हो सकता है. इन दैट केस शाइलॉक फंस जाएगा. तो यहाँ पर भी शाइलॉक को फंसा दिया पोर्शिया ने, एंड शाइलॉक वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि आप क्या करें, क्योंकि कहीं ना कहीं अब वो जो बॉन्ड है उसका, जिसको वो एग्जीक्यूट करने के लिए मरा जा रहा था, अब वो चाहे तब भी उस बॉन्ड को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, क्योंकि वो खुद ट्रबल में आ जाएगा. क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि आप 1 ही पाउंड ऑफ फ्लैश को कट कर सकते हैं. एंड पोर्शिया ने कहा ठीक है, 1 पाउंड ऑफ फ्लैश का मतलब है 1 ही पाउंड ऑफ फ्लैश, ना ज़रा सा भी ज़्यादा उससे और ना ज़रा सा भी कम, और ना ही तुम ब्लड बहा सकते हो. तो अब क्या हुआ कि वैलिडेशन तो ख़त्म हो गई उससे बॉन्ड की, और जो शाइलॉक था वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया यहाँ पर. तो उसने सोचा कि इससे अच्छा है कि आप अपने पैसे लो और जाओ यहाँ से. तो उसने कहा इट्स ओके नाउ, आई डोंट वांट एनीथिंग एल्स, आई जस्ट वांट माय मनी बैक एंड जस्ट गिव मी माय मनी एंड आई विल सिंपली लीव फ्रॉम हियर. अब हमें नहीं चाहिए मेरा बॉन्ड. तो पोर्शिया ने कहा नहीं, अब तो तुम्हें तुम्हारा बॉन्ड ही चाहिए, बिकॉज यू हैड रिफ्यूज्ड टू टेक मनी एंड यू वांटेड योर बॉन्ड टू बी एग्जीक्यूटेड, सो नाउ you will be given the justice and the bond will be executed for you. Now you cannot ask for anything else except the bond. तो यहाँ पर शाइलॉक और ज़्यादा फंस गया, और तब पोर्शिया ने उसके अगेंस्ट चार्जेस लगाए कि you tried to kill a Venetian, you tried to kill a man, you tried to kill a person, your intentions were so murderous. And ये चार्जेस लगाकर उसने फिर उसको वहाँ पर punishable बना दिया, and he was to be punished now in the court of law. And that's how the plot reaches to its climax unexpectedly. बहुत ही unexpected सा climax है, बहुत ही happy ending है. It's a very beautiful one. So I hope you understood this much. It was a very small summary, but I tried to give you whatever the important points were there in this, so that you can have a gist of the entire plot of the play. And in another video lecture, I'll try to give you the summary of each and every act and each and every scene. And then if you also have a problem in understanding Shakespearean language line by line, then you can
tell that to me in your comment box so that I can help you with that too. Thank you.